9 जून 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मैरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको याद रखना है। इंडिया ने टारगेट किया है कि 1 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है। अभी जितना हम मैरिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, मैरिन प्रोडक्ट क्या होता है? मैरिन का मतलब जहाँ पे भी ये मरीन या मैरिन बोलते हैं इसको, जहाँ पे भी ये मरीन या मैरिन वर्ड आ जाए समझ लो ओशियन, समुद्र की बात हो रही है। हमारा इंडिया है जो इंडिया के आसपास का जो एरिया है, कोस्टल एरिया, यहाँ पे जो एक्वा कल्चर करते हैं, पानी में खेती करते हैं, फिशरीज करते हैं, फिश उगाते हैं, या कोई वीड है, कोई घास है, ऐसी पौधे हैं जो पानी में उग सकते हैं, ये उगाते हैं। ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और देखो एग्रीकल्चर को मिला के और मैरिन प्रोडक्ट को मिला के सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हम करते हैं इंडिया से, वो मैरिन प्रोडक्ट का ही करते हैं। लेकिन अभी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 50,000 करोड़ रुपए का करते हैं। लेकिन अगले 5 साल में, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के अंदर इसको 50,000 करोड़ से बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर देना है मैरिन प्रोडक्ट का, यानी कि डबल कर देना है। ये टारगेट बस आपको याद रखना है। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कहा है कोची में, जो केरल में है कोची। ये टारगेट रहेगा। सस्टेनेबल फिशिंग करेंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। क्वालिटी और वैरायटी को इंश्योर करेंगे। कोस्टल शिपिंग जो होती है या एक्वाकल्चर होता है कोस्टल एरियाज़ में, खेती जो होती है उसको प्रमोट करेंगे। इंटायर फिशरीज इकोसिस्टम है जो कोस्टल एरियाज़ के पास, उसको सपोर्ट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है यंगती कुटी वैली। ये प्रीलिम्स के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी है, जीएस पेपर 3, इन्वायरमेंट के लिए भी, और ज्योग्राफी में पेपर 1 के लिए। यंगती कुटी वैली कहाँ पे है और क्यों न्यूज में है, ये जानना है। और ये ग्लेशियल एडवांस, ये टर्म क्या है? क्योंकि आपने देखा ही होगा यूपीएससी हर साल 2-3 टर्म ऐसी पूछ लेती है। जैसे इस साल पूछा था, ग्रीन वॉशिंग करके कुछ टर्म पूछी थी, वो क्या है, तो इस तरह से पूछ लेती है। तो यंगती कुटी वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ये। और यहाँ पे अभी ये न्यूज में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में जो सेंट्रल हिमालयाज है वहाँ पे यंगती कुटी वैली है। वैली का मतलब होता है घाटी। वैली तो जानते हो ना, जैसे मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, ये यहाँ से नीचे से ज़मीन खुदाई कर दे और रिवर ये इस तरह से सेप बना दे। अब रिवर यहाँ से बह रही है तो यानी कि सरफेस से नीचे थोड़ी चलेगी ये ज़मीन, तो ये वैली बन गई, घाटी बोलते हैं हिंदी में। तो ये वैली है जो यहाँ पे ऐसा देखा गया, ग्लेशियल एडवांस हुआ है उत्तराखंड में। और ग्लेशियर एडवांस किसे बोलते हैं? ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर से कुछ प्रोसीजर हुआ है। और ग्लेशियर जानते हो आप क्या होता है? ग्लेशियर मतलब पहाड़ों पे जो बर्फ जमी हुई है, स्नो जमी हुई है, उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर एडवांस क्या हो गया फिर? अभी तक मान लो ये यहाँ तक बर्फ जमी हुई थी, यहाँ तक बर्फ जमी हुई थी, लेकिन अब वैली में भी आ गई, वैली में भी जम गई। यानी कि अगर ग्लेशियल फॉर्मेशन वैली में भी हो जाए तो उसी को बोलेंगे ग्लेशियल एडवांस हो गया। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। ये यहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी की और देखा लगभग पास्ट में 52,000 MIS3 में ये ग्लेशिएशन इवेंट हुए हैं 4। ये MIS3 क्या होता है? MIS3 का मतलब होता है अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब एक बार यहाँ पे इन्वायरमेंट गर्म देखा गया, वार्म, एक बार कूल पीरियड देखा गया यहाँ पे अर्थ के पैलियो क्लाइमेट में। यहाँ जो एरिया है उत्तराखंड का, टेम्परेचर एक बार देखा गया कि ज़्यादा है और एक बार कम है। ये इवेंट देखे गए, इनके थ्रू पता लगाया गया कि यहाँ पे अब ग्लेशियल एडवांस हो रहा है। थोड़ा ये यंगती कुटी वैली के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। उत्तराखंड में है ये वैली और तिब्बत से बॉर्डर लगाती है। तिब्बत से जो बॉर्डर लगाती है लास्ट वैली है, लास्ट वैली है यहाँ पे, इसके बाद कोई वैली नहीं है, घाटी नहीं है इंडिया में। ये नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक फैली हुई है, नॉर्थ वेस्ट से और साउथ ईस्ट तक। यहाँ पे एक रिवर कुटी यंगती नाम से बहती है, उसी के नाम पे इस वैली का नाम भी है घाटी का, कुटी यंगती नदी का नाम है। और ये जाके पानी देती है काली रिवर में, काली रिवर में पानी आता है कुटी यंगती का। और जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप इंडिया का मैप, इस तरफ
जो उत्तराखंड से नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ पे काली रिवर बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल का। इस वैली में मेनली जो जाति के लोग रहते हैं वो हैं बयानसी। इसमें एस जो लगा हुआ है ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है यानी कि बहुवचन में लिखा हुआ है बयानसी, BYANSI। तो ये बयानसी जो कम्युनिटी है ये भोटिया कम्युनिटी के अंदर ही आती है। भोटिया भी एक कास्ट है और भोटिया के अंदर सब कास्ट है बयानसी। ऐसी चार हैं, एक है बयानसी, एक है जोहर, तीसरी है डारमिया या धर्मिया और एक है चौडानसी। ये चार हैं टोटल भोटिया कम्युनिटी के अंदर ही सब कास्ट। तो ये कास्ट भी याद रखनी है आपको कि कहाँ कहाँ पे। मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी पूछ लेता है। इस स्टडी की वजह से ये देखा जा सकता है कि जो इंडियन समर मानसून होती है, जैसे जून से सितंबर में जो बारिश होती है या फिर नवंबर से फरवरी के लगभग वेस्टर्लीज के थ्रू बारिश होती है। वेस्टर्ली जो आती है पछुआ हवा जो चलती है मेडिटेरेनियन सी से आती है मॉइस्चर लेके, इधर से मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके आती है यहाँ से, और ये कैस्पियन सी से आके यहाँ पे बारिश करती है इंडिया पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट एरिया में। तो ये जो वेस्टर्लीज या इंडियन समर सिस्टम में क्या इनमें मतलब क्या इनमें कनेक्शन है और इंडियन समर मानसून सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस हिमालयन क्लाइमेट की वजह से या ग्लेशियर डायनामिक की वजह से, इसके रिलेशनशिप की असेस करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवेल्यूएशन करेंगे इसकी वजह से। यानी कि मानसून को प्रिडिक्शन करने में और फ़ायदा मिल सकता है इस स्टडी से, इस अध्ययन से। नेक्स्ट टॉपिक है मेला खीरवानी। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होता है मेला खीरवानी ये याद रखना है और किस उपलक्ष्य में होता है। ये कश्मीर में होता है। कश्मीर में जब अमरनाथ की यात्रा होती है हर साल, अमरनाथ की यात्रा के बाद ये कश्मीर में होता है और ये हिंदू फेस्टिवल है। यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे कश्मीरी हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। कश्मीरी हिंदू को पंडित बोलते हैं लोकली कश्मीर में, सारे कश्मीरी हिंदूज़ को। और ये माता खीर भवानी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है ये मेला खीर भवानी। माता खीर भवानी टेम्पल है कश्मीर में, वहाँ पे मनाया जाता है ये मेला। और ये माता खीर भवानी टेम्पल किसके लिए बना हुआ है? गॉडेस रागन्या देवी, माता रागन्या देवी का टेम्पल है माता खीर भवानी टेम्पल। यहीं पे मनाया जाता है मेला खीर भवानी कश्मीर में। नेक्स्ट टॉपिक है जॉब का चारनोक। जॉब चारनोक ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है जॉब चारनोक, देख सकते हो आप। रिसेंटली एक आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ। एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई की कोलकाता में, और खुदाई में ये पाया गया कि अभी तक क्या है जॉब चारनोक है जो उसको माना जाता है कि कोलकाता का फाउंडर है वो। कोलकाता को इसी ने बनाया था जॉब चारनोक ने। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें एक अधिकारी था जॉब चारनोक, इसने बनाया था कोलकाता को। लेकिन अभी कुछ खुदाई मिली है, उनके एविडेंस से, उनके सबूत से, साक्ष्य से ये पता चला है कि जब जॉब चारनोक ने बनाया है ना, जब दावा करता है जॉब चारनोक, उससे कई साल पहलों से, बहुत साल, सैकड़ों साल पहलों से यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, यानी कि लोग रहा करते थे और यहाँ पे सिटी डेवलप हो चुकी थी, ऐसा खुदाई में पाया गया। चारनोक ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और इसने 1690 में कोलकाता की, जब तो कलकत्ता नाम रखा था, कलकत्ता का स्थापना की थी, फाउंड किया था कलकत्ता को, अभी तक ऐसा माना जाता है। लेकिन इस स्टडी में पहले भी देखा गया कि 14-16 सेंचुरी में भी एरिया मुग़ल के अंदर था, जो मुग़ल साम्राज्य था उसके अंदर था, बंगाल सल्तनत थी जो मुग़ल्स की, उसके अंदर था ये कोलकाता वाला एरिया। इशू क्या है? इशू यही है, परेशानी, ये केस डाला गया एक कलकत्ता हाई कोर्ट में 2003 में कि चारनोक है जो जॉब चारनोक, उनको कलकत्ता का फाउंडर नहीं समझा जाए, क्योंकि उससे पहले भी कलकत्ता बसा हुआ था, यहाँ पे सिटी डेवलप हो चुकी थी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को, सारी टेक्स्ट बुक जितनी भी किताबें हैं उनको प्योरीफाई किया जाए और जॉब चारनोक जो फाउंडर लिखे हों उसको हटाया जाए। और ये पहले से ही सिटी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि जॉब चारनोक के डेवलप करने से पहले यहाँ पे सेटलमेंट था और हाईली सिविलाइज सोसाइटी थी यहाँ पे, और ट्रेडिंग सेंटर बने हुए थे, व्यापार भी होता था। हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है इस कलकत्ता का या कोलकाता का? 1495 में एक बुक लिखी थी विप्रादास पिपिलाई की, ये बुक है, ये विप्रादास पिपलाई लेखक हैं, इनकी बुक का नाम है मानसा मंगला। इनकी बुक में लिखा हुआ है कोलकाता है, कलकत्ता का नाम मेंशन है। अबुल फजल जो अकबर के कोर्ट में रहा करते थे, अबुल फजल, उनकी जो बुक है आईने अकबरी
1596 में जो लिखी थी, उसमें भी कलकत्ता का जिक्र है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो इसलिए ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को कि जॉर्ज चार्नो को फाउंडर नहीं समझा जाए कलकत्ता का। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये है क्या, बस इतना याद रखना आपको, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये भी याद रखना है। इसने अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अडॉप्ट कर लिया है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है, ये देखो एक डॉक्यूमेंट्स है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए हथियार वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, मिसाइल, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ खरीदने हैं, तो उसका एक ये रूल बुक है, डॉक्यूमेंट है, ये समझ लो। इसके थ्रू ये हथियार वगैरह या मिसाइल, एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदे जाएंगे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी किसने अडॉप्ट किया है ये भी आपको याद रखना है। क्या है ये भी याद रखना है। क्या है हमने डिस्कस कर लिया। किसने अडॉप्ट किया है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए, इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए। और ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है ये याद रखना है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देखो, इसको चेयर कौन करते हैं, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद रक्षा मंत्री हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। अभी कौन है रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह, तो यही इसके चेयरमैन है। और मेंबर कौन कौन होते हैं इसमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में, इसमें मेंबर होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, और जो हमारी तीनों फोर्स हैं, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके चीफ मेंबर होते हैं इसमें। और इसका काम क्या होता है, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट वगैरह खरीदना, उसके लिए परमिशन देना, या जो भी आर्म फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट वगैरह है, कैपिटल एक्विजिशन का प्रपोजल जो रखा है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट में। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक है बाय इंडियन, एक है बाय मेक एन इंडियन, यानी कि एक तो इंडिया से बना हुआ खरीदना, इंडिया से खरीदना है और इंडिया में ही बना हुआ हो वो खरीदना है, एंड बाय इंडियन IDDM कैटेगरी। ये क्या है IDDM का मतलब है इंडिया में डेवलप्ड हुआ है, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर, इसकी फुल फॉर्म है। ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, जो भी इक्विपमेंट खरीदेंगे इस कैटेगरी में खरीदेंगे डिफेंस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी क्या है, जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है, एयर सपोर्ट का मतलब गेम्स, खेल, और पॉलिसी नीति बनाई है। एयर का मतलब हवा में जो स्पोर्ट होते हैं उन स्पोर्ट के लिए बनाई गई है। ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट होते हैं हवा में, जैसे मान लो स्काई डाइविंग होती है या पैराशूट में उड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे गेम हैं। इन गेम को हमारे इंडिया में प्रमोट करने के लिए, और जो ग्लोबल लेवल पे इवेंट होते हैं उनमें हमारे इंडिया से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें इन इवेंट में, इसके लिए पॉलिसी बनाई है। किसने बनाई है पॉलिसी और कौन कौन से गेम के लिए, ये याद रख लो। ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने ये पॉलिसी 2022 की नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी बनाई है। ये पॉलिसी का टारगेट यही है 2030 तक टॉप स्पोर्ट नेशन बनाना है, वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट नेशन बनाना है इंडिया को, एयर जो स्पोर्ट होते हैं। इसलिए खिलाड़ियों को सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एंजॉयबल, सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में। इस पॉलिसी में कौन कौन से एयर स्पोर्ट होंगे, जैसे एरोबैटिक्स होता है, एरो मॉडलिंग, मॉडल रॉकेटरी, ये एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बालूनिंग होती है, बालूनिंग गुब्बारे वगैरह को उड़ाना, ड्रोन्स वगैरह से उड़ाना, ग्लाइडिंग, पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग होती है, लटकना जैसे पैरासूट वगैरह में, या पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग भी होती है इसमें, जैसे स्काई डाइविंग होता है, बेस जंपिंग, विंग सूट होता है, पैराग्लाइडिंग या पैरामोटरिंग होता है जिसमें पावर्ड पैरासूट्स ट्राइक्स होते हैं, पावर्ड एयरक्राफ्ट जैसे अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा लाइट, माइक्रोलाइट, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट होते हैं, रोटोक्राफ्ट जिसमें ऑटोगायरो आता है। न्यू पॉलिसी के अंदर 4 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा। इसमें देखो एक तो नेशनल लेवल पे होगा एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्निंग बॉडी होगी एयर स्पोर्ट को गवर्न करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे। एक होगा नेशनल एसोसिएशन फॉर इंडिविजुअल एयर स्पोर्ट, ये एयर स्पोर्ट के लिए रूल्स वगैरह बनाएगी। एक रीजनल लेवल पे होगा, 4 होंगी रीजनल लेवल पे, एक वेस्ट इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, एक नॉर्थ इंडिया में, एक ईस्ट इंडिया में। स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे होंगी नेशनल एयर स्पोर्ट एसोसिएशन, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल एयर स्पोर्ट एसोसिएशन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एयर स्पोर्ट को प्रमोट करेगी। यानी कि 4 लेवल पे होंगे, ये याद रखना आपको। 4 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है एयर स्पोर्ट का
इस नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट इस पॉलिसी का टारगेट यही है, इंडिया में यानी कि हमारी कंट्री में एयर स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे इंटरनेशनल जो स्पोर्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सिंपल, स्टेक होल्डर फ्रेंडली, इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि इंडिया से पार्टिसिपेशन बढ़े और स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेस हासिल करें इन एयर स्पोर्ट इवेंट्स में। ऐसा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एयर स्पोर्ट इक्विपमेंट का इंडिया में डेवलप किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही। नेक्स्ट टॉपिक है जन समर्थ पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी बैंक के जो चीफ हैं, जितने भी हमारे इंडिया में बैंक हैं, उनके चीफ को ये कहा है कि लोगों के लिए आसान टर्म पे लोन दीजिए इस जन समर्थ पोर्टल का सहारा लेते हुए। ये जन समर्थ पोर्टल क्या है, ये समझ लो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम चल रही है वो एक पोर्टल पे मिलेंगे। पोर्टल का मतलब एक वेबसाइट, इंटरनेट पे जैसे वेबसाइट होते हैं google.com या कोई और upsc.gov.in की वेबसाइट है जैसे, तो इस तरह से एक पोर्टल होगा जन समर्थ पोर्टल। इस पे गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम है सारी एक ही पोर्टल पे मिल जाएंगी। जैसे स्कीम का फ़ायदा लेना है, सारे जो बेनिफिशियरी हैं, जितने लोगों को फ़ायदा मिलता है जिस योजना का, वो इस पोर्टल पे रजिस्टर होंगे और ले सकते हैं। उनका सारा डेटा इस पोर्टल पे होगा। और कोई बैंक को अगर लोन देना है तो सारा डेटा उस किसी भी बेनिफिशियरी का या किसी पर्सन का इस पे मिल जाएगा, तो लोन देने में आसानी होगी उसको, क्योंकि कई बार ऐसा धोखाधड़ी हो जाती है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बैंक से लोन लेते हैं और भाग जाते हैं। तो इस तरह से आसान टर्म पे लोन दिया जा सकता है लोगों को जो भी लेना चाहें। इसकी वजह से फार्मर, स्टूडेंट्स या कोई एंटरप्रेन्योर्स है, उद्योगपति, उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि स्कीम का फ़ायदा भी एक पोर्टल पे मिल जाएगा और इसकी वजह से लोन भी आसानी से मिल सकेगा। जो हमारे ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर भी हैं, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ऐसी 12 क्रेडिट स्कीम्स को ये बैंक से क्रेडिट ग्रांट करने के लिए बात बोली है, ताकि आसानी से इन स्कीम का फ़ायदा लोग उठा सकें और आसानी से लोग बैंक से लोन भी ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन जॉब्स। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है, इस साल भी मनाया गया। प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में ग्रीन जॉब का जिक्र किया, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इंडिया को इफ़र्ट करना चाहिए और इंडिया इफ़र्ट कर रहा है ग्रीन जॉब क्रिएट करने में। ग्रीन जॉब होती क्या है ये हमें जानना है बस, क्या है ये ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब ऐसी जॉब होती हैं, ऐसी नौकरी जो इन्वायरमेंटल वेलफेयर के लिए काम करें, यानी कि कोई ऐसा काम करें जिसका प्लानेट पे, हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, यानी कि सकारात्मक प्रभाव। यानी कि जैसे पॉल्यूशन होता है किसी एक्टिविटी से, अगर कोई मान लो ऐसी नौकरी कर रहा है, पॉल्यूशन को कम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहा है, या किसी फैक्ट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी कि पॉल्यूशन नहीं हो रहा, कार्बन इमिशन नहीं हो रहा, तो ऐसी जॉब सारी किस कैटेगरी में आएंगी, ग्रीन जॉब की कैटेगरी में। यानी कि टारगेट इसका यही है ग्रीन जॉब का। जो नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, यानी कि नकारात्मक पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ते हैं इकोनॉमिक सेक्टर की वजह से, आर्थिक जितने भी एक्टिविटी होती हैं, फैक्ट्री हैं या इंडस्ट्री हैं जो भी लगी हुई हैं, उनकी वजह से जो पॉल्यूशन इमिशन होता है, पॉल्यूशन निकलता है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। यानी कि लो कार्बन इकोनॉमी क्रिएट करनी है, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो रिलीज इन्वायरमेंट में, उसको रोका जा सके। इस जॉब में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, रिसोर्सेज हैं जितने भी हमारे संसाधन हैं उनको प्रिजर्व कंजर्व करके रखा जाएगा, संरक्षित करके रखा जाएगा, एनर्जी एफिशिएंट इंश्योर की जाएगी इस कैटेगरी के अंदर ही। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, यानी कि इम्पोर्टेंस, महत्वता क्या होगी इसकी, इसकी इंपॉर्टेंस यही होगी जो हम ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं। इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सकेगा, वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकेगा, ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रमोट किया जा सकेगा, जैसे बिजली से चलने वाले वाहन, अर्बन फार्मिंग, ये सारे जितने भी ये एक्टिविटी हैं इनको प्रमोट किया जा सकेगा और ट्रेंड वर्कफोर्स एम्प्लॉय की जा सकेगी। इंडिया ने कौन कौन से इफर्ट किए इसके लिए, इंडिया ने 2015 में 1 अक्टूबर को स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब ये लॉन्च की थी। ये काउंसिल क्या है, ये काउंसिल देखो नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है, यानी कि गैर लाभकारी एक इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा, उसी के साथ इसको अलाइन किया हुआ है, उसी के साथ इसको चला रहे हैं इस स्किल काउंसिल को।
और प्रमोट कौन कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमारी नया और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए मंत्रालय जो है हमारा, वो प्रमोट करता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके। ये CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है? ये समझ लो एसोसिएशन है, NGO वगैरह है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, इंडस्ट्रीज़ के वेलफेयर के लिए काम करती है। 1895 में इसको बनाया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1895 में इंडस्ट्रीज़ की जितने भी काम है, इशू है, गवर्नमेंट के सामने रखना, इसका काम है CII का। इसका टारगेट क्या है? जो स्किल काउंसिल बनाई हुई है, ये वाली स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब बनाई हुई है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ग्रीन बिजनेस सेक्टर में काम करते हैं, इनकी सहायता की जाए मैन्युफैक्चरिंग में। एक ग्रीन जॉब इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे। ये क्या है इसको भी याद रखना है आपको। ग्रीन जॉब इनिशिएटिव किसने चलाया था, इतना याद रखना है। 2008 में इसको लॉन्च किया था ग्रीन जॉब इनिशिएटिव को। किसने? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम, आपको पता ही होगा। एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, ये भी एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी, और एक इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, इन चार ने मिलकर चलाया है। ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं। ग्रीन जॉब इनिशिएटिव किसने चलाया है? यूनेप, इंटरनेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या है ये, ILO, और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन। इसका टारगेट यही है कि ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि इंडिविजुअल को ग्रीन जॉब के लिए प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन बॉम्ब। ये प्रीलिम्स के लिए और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन बॉम्ब किसने टर्म यूज किया और इसका मतलब क्या है? कार्बन बॉम्ब ये द गार्डियन नाम का एक न्यूज़पेपर है। कहाँ का है ये? ब्रिटिश का न्यूज़पेपर है, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है। 1821 में इसको बनाया गया था, द गार्डियन न्यूज़पेपर को। इसने अपनी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में कार्बन बम का ये वर्ड है, जो शब्द है, ये टर्म है, यूज किया कार्बन बम। ये कार्बन बम 195 कार्बन बम आइडेंटिफाई किए हैं, यानी कि कंट्रीज में प्राइवेट कंपनीज या कोई सरकारी कंपनी है, ऐसी 195 कंट्री हैं जिनके लिए कार्बन बम यूज किया है। तो क्या है कार्बन बम? कार्बन बम की जो गार्डियन ने, जो द गार्डियन न्यूज़पेपर है, उसने डेफिनेशन दी है, कोई भी ऑयल या गैस का प्रोजेक्ट चलाती है कंपनी, उस कंपनी की वजह से पूरी लाइफ टाइम में, यानी कि जब तक वो कंपनी रहेगी, मान लो आज कंपनी सेटअप हुई और 30 साल तक चली, 30 साल तक उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कम से कम एटलीस्ट 1 बिलियन टन CO2 इमिशन किया है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो उस कंपनी को बोलेंगे कार्बन बॉम्ब। यानी कि उसने ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया है। जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जैसे CO2 हो गई, CO2 मेजर इसमें मानी गई है कि 1 बिलियन टन से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में उसने छोड़ी है, प्रदूषण फैलाया है, तो उस कंपनी को या फर्म को जो ऑयल गैस प्रोजेक्ट चलाती है, उस कंपनी को बोलेंगे कार्बन बॉम्ब। ऐसी अराउंड द वर्ल्ड 195 कंपनी आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं द गार्डियन न्यूज़पेपर ने। कौन कौन सी कंट्री में? ऐसे US में है, अमेरिका में, रसिया में है, वेस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में, और भी कई सारी कंट्री हैं, मेजरली इन कंट्रीज़ में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इमिशन का टारगेट है कि इमिशन, जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कम करना है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में UNFCCC का, इसमें जो टारगेट रखा गया था, अगर यही चलता रहा कार्बन बम वगैरह, तो इनको टारगेट को अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक है डिफ्यूजिंग कार्बन बम प्लान। ये द गार्डियन ने बताया कि कार्बन बम को कैसे डिफ्यूज करें। ये प्लान क्या है? ये है लिंगो प्लान। लिंगो का मतलब है लिव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। ये जो लिंगो प्लान है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है, जो भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का मतलब है जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनते हैं, मिट्टी का तेल वगैरह, या जैसे कोल हो गया, कोयला, नेचुरल गैस हो गई। ये जो गैस हैं, जैसे आपके घर में जो गैस यूज होती है LPG, ये सब जो गैस हैं, या जैसे कार, गाड़ी, वाहन जो चलते हैं जिस गैस से, नेचुरल गैस CH4 या मीथेन, इनको निकाला कहाँ से जाता है? अर्थ से खुदाई करके निकाला जाता है। लेकिन लिंगो इनिशिएटिव का टारगेट ये, जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन, इनको ज़मीन में ही रहने दें, इनको ना यूज करें, जैसे हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ें और इनके बिना हम अपना जीवन व्यतीत करें।
फिर एनर्जी कहाँ से लाएंगे भाई साहब, बिजली कैसे पैदा करेंगे, क्योंकि कोयले से आपको पता है हमारे इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा 50% का अराउंड बिजली पैदा होती है, जनरेट होती है। फिर इसको छोड़ के, फॉसिल फ्यूल को जलाने से छोड़ के 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली, विंड एनर्जी, ये एनर्जी यूज की जाए। लिंगो का टारगेट यही है, ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो इसका टारगेट यही है। यही टॉपिक थे आज के। और देखो आज जो 10 जून का जो करंट अफेयर है वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा, कल मैं नहीं बना पाया था, कहीं बाहर था तो नहीं बना पाया था।